वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 6 जुलाई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम के बारे में है। 7th शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10 मीटर अभी हाल ही में इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी में SSBS 10 मीटर। अब है क्या, समझिए। अगर आप इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर को देखेंगे, वहां का टेरेन काफी टफ है। हर जगह सड़कें नहीं बनी हैं, लेकिन आर्मी को हर जगह की सिक्योरिटी देखनी होती है, जिसके लिए टैंक्स और कई तरीके के जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उन्हें वहां तक जाना होता है। टफ टेरेन होने की वजह से, सड़कों के ना होने की वजह से कई बार बीच में कई सारे नाले आ जाते हैं। कोई छोटी सी पतली सी रिवर आ गई या फिर पानी के बहाव की वजह से कई बार जमीन कट जाती है। इन दैट केस वो व्हीकल्स वहां से नहीं जा पाती। इसके लिए हमें एक ब्रिज चाहिए होता है टेम्परेरी, जिसे हम लगा के वापस से हटा सकें। अभी तक हमारे पास जो शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम था वो 5 मीटर का था। मतलब 5 मीटर का अगर कोई गैप आ गया, कोई नाला आ गया, तो आप इसे ऐसे ट्रक पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। उसे हमने यहाँ पे ऐसे बिछाया और यहाँ से व्हीकल क्रॉस कर गई, फिर हमने इसको समेट लिया। लेकिन वो छोटा एरिया कवर कर पाते थे। अभी जो हमने नया शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम डेवलप किया है वो 10 मीटर का है। तो अगर ये 10 मीटर का है तो ये 9.5 मीटर तक का अगर कोई गैप है, कोई नाला है, तो उसको कवर कर लेगा और इसके ऊपर से जो भी व्हीकल्स हैं वो क्रॉस करके जा सकती हैं। इसे DRDO ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और डेवलप किया है। वही 9.5 मीटर की जो भी गैप है उनको ये ब्रिज कर सकता है। 4 मीटर चौड़ा है, तो काफी आसान हो जाएगा ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए या फिर व्हीकल्स के मूवमेंट के लिए। सिग्निफिकेंस यह है कि ट्रूप्स आसानी से मूव कर पाएंगे, रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन आसानी से हो सकेगा। जो इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो इससे और बढ़िया होगा और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। 4 जुलाई को इनकी डेथ एनिवर्सरी थी। कुछ बातें करते हैं इनके बारे में। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था जनवरी 12, 1863 को। बचपन में इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अर्ली एज में ही इन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी, हिस्ट्री और थियोलॉजी, यानी कि अध्यात्म, इन सभी में इनका काफी इंटरेस्ट आ गया था। काफी कुछ उन्होंने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ये इनके रामकृष्ण परमहंस जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हुआ करते थे। इन्होंने कॉलोनियल इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन का प्रयास किया। आपको शिकागो की 1893 की इनकी स्पीच के बारे में तो जरूर से जानकारी होगी, जो इन्होंने वर्ल्ड रिलीजन का जो पार्लियामेंट था वहां पर दी थी, जिसकी शुरुआत ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका के साथ हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन थियोलॉजी है, उसके बारे में लोगों को बताया। जो इंडियन फिलॉसफीज हैं योगा की, वेदांता की, उसको उन्होंने वेस्ट के सामने रखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया की संज्ञा दी थी। 1893 में इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। वैसे इनका प्लान था कि ये अपना नाम सच्चिदानंद रखते, लेकिन महाराजा अजीत सिंह, जो क्षेत्रीय स्टेट है, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, वहां के राजा थे। विवेकानंद जी की उनसे मुलाकात हुई थी। एक तरीके से दोनों लोगों में मित्रता थी। जब वो शिकागो के कांग्रेस में जा रहे थे तो जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस रिक्वायर्ड था वो अजीत सिंह जी ने ही इनको प्रोवाइड करवाया था। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी, जिसका काम यह था कि जो भी नोबल आइडियाज हैं उन्हें सभी लोगों तक पहुंचाना है। 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, जो उसके बाद से इनका एक परमानेंट घर बन गया। इन्होंने नियो वेदांता को प्रीच किया। इसमें था ये कि ये हिंदुइज्म को वेस्टर्न लेंस से इंटरप्रेट करते हैं। जैसे जो वेस्टर्न आइडियाज को फॉलो करने वाले लोग थे, उन्हें समझ में नहीं आती थी इंडियन फिलॉसफीज की बातें। वो मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मटेरियल प्रोग्रेस के साथ कंबाइन किया कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनको इस तरीके से भी समझा जा सकता है। इन्होंने जो किताबें लिखी उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल निपुण भारत के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत मिशन। अक्सर हमें यह समझ में आता है कि जब इवैल्यूएशंस होते हैं कि 5th क्लास का बच्चा है, 2nd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा,
8th क्लास का बच्चा है, 3rd क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा तो, या 5th क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा, उन्हें बेसिक नंबर्स नहीं याद हैं, टेबल्स नहीं याद हैं, लेटर्स वो नहीं पहचान पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम होती है। बच्चे केवल क्लासेस क्रॉस करते जा रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वो उनको मिल नहीं पा रही है। ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबे समय से इवेलुएट की जा रही है। सरकार अब कोशिश कर रही है कि इसे रिजॉल्व किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आती हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि निपुण भारत को आप इंप्लीमेंट करिए। इसमें है ये कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है और न्यूमरेसी है, मतलब नंबर्स की जानकारी, वो सभी बच्चों तक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से पहुंचे, मतलब सबके पास पहुंचे। बच्चा 3rd ग्रेड तक पहुंचता है तब तक उसके पास रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी की कॉम्पिटेंसीज आ जानी चाहिए। यह पूरा इनिशिएटिव 2026-27 तक इंप्लीमेंट करना है। पहले तो प्लान 2025 तक का था, लेकिन कोविड की वजह से 2 एकेडमिक सेशन तो बर्बाद ही हो गए हैं, तो समय बढ़ा दिया गया है। मैकेनिज्म यह है कि 5 टियर इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। यहां पर नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल लेवल पे मैकेनिज्म डेवलप किए जाएंगे, सभी स्टेट्स और यूटीज में। तो फिर पूछा गया कि भाई पैसा कहां से आएगा? इतना बड़ा इनिशिएटिव है, अच्छा काम कर रहे हो आप, पैसा कहां से आएगा? उन्होंने कहा भाई पैसा अलग से तो हम नहीं देंगे, जो समग्र शिक्षा स्कीम में पैसे एलोकेट किए जाते हैं उसी में से पैसा इसमें भी लगेगा। तो फिर कहा गया कि उसका बजट तो आपने 2021 में वैसे ही 20% कम कर दिया है। बोले कोई बात नहीं, उसी में से मैनेज कर लेंगे। तो आप समझ गए, एडिशनल फंडिंग नहीं है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए काम करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी ये गोल है, तो उसको पूरा करने के लिए एक प्रयास है। ये 2025 की जो डेडलाइन थी उसे 26-27 किया गया है कोविड 19 की वजह से, ये तो हमने बात कर ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021 के बारे में है। ये बिल अभी पास नहीं हुआ है, अभी केवल प्रपोज किया गया है। जब बिल प्रपोज किया जाता है तो पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है, तो पब्लिक ओपिनियन के लिए सजेशंस एंड कमेंट्स के लिए इसे अभी पब्लिक किया गया है। तो पास होगा, बट इंपॉर्टेंट बिल है, तो कुछ प्रावधान देख लेते हैं। इसमें एक्सप्लॉयटेशन को डिफाइन किया गया है। एक्सप्लॉयटेशन में प्रोस्टिट्यूशन को इंक्लूड किया गया है, फर्दर पोर्नोग्राफी, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, इलीगल क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स, इन सभी को एक्सप्लॉयटेशन की श्रेणी में रखा गया है। ट्रांसजेंडर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन में। ऐसा नहीं है कि केवल वुमेन और चिल्ड्रन विक्टिम है तो वो इस प्रावधान के तहत आएंगे। अगर किसी ट्रांसजेंडर को एक्सप्लॉइट किया जाता है या ट्रैफिकिंग का वो विक्टिम बनता है तो वो भी इसमें कवर होगा। विक्टिम की डेफिनेशन ऐसे है, पहले ये होता था कि ट्रैफिकिंग का मतलब ये है कि एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया तो ट्रैफिकिंग माना जाएगा। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को किडनैप किया गया है या फिर जबरदस्ती पकड़ा गया है ट्रैफिक करने के लिए, चाहे उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया हो या नहीं, ट्रैफिकिंग माना जाएगा। पनिशमेंट मिनिमम 7 साल की है, वो 10 साल तक भी बढ़ सकती है, 5 लाख तक का फाइन है। सर्टेन केसेस में लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान है। नोडल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया जाएगा, जो कोऑर्डिनेट करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। जुरिस्डिक्शन सभी सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होगा, मतलब उन पर भी जो इंडिया में नहीं रह रहे। और ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो भी ऑफेंस हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे। अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ट्रैफिकिंग के माध्यम से खरीदी गई है या वो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हुई है, उसे जब्त कर लिया जाएगा। जो बिल है उसमें कई सारे और कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है। अगर कोई ऑफेंडर डिफेंस पर्सोनल है, गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या कोई भी ऐसा पर्सन है जो अथॉरिटी जिसके पास है, अगर उसने ऐसा ऑफेंस किया है तो वो भी पनिशमेंट अवेल करेगा। देखिए, ट्रैफिकिंग में बहुत सारे कार्टल्स काम करते हैं। वो कई बार जो ट्रैफिकिंग में विक्टिम्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिफेंस पर्सनल्स के साथ सांठगांठ कर लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट सर्वेंट, डॉक्टर्स भी ऐसे केसेस में इन्वॉल्व मिलते हैं समटाइम्स, कई बार ऐसा देखा गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में है। टर्की ने इस्तांबुल कन्वेंशन छोड़ दिया, जो कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस के खिलाफ एक कन्वेंशन था। इस पर हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था जब इसने बोला था कि हम छोड़ देंगे, बट अभी इसने छोड़ दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले साइन करने वाला यही था और अभी इसने छोड़ दिया। इस कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन के नाम से भी पुकारा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस या महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होता है उसे कॉम्बैट करने के लिए यह पूरा इनिशिएटिव लाया गया था। काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी, जो उसके मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने इस कन्वेंशन को 2011 में अडॉप्ट किया था। 2014 में ये ओवरऑल फोर्स में आया। टर्की की लोकेशन यूरोप में यहां पे है, ठीक है।
ये है ईरान, ये है अफगानिस्तान, यहां पर है पाकिस्तान और इसके पड़ोस में आपको भारत मिल जाएगा। ठीक है, पर्पज यहां पे ये है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाए जिसके माध्यम से महिलाओं के खिलाफ वायलेंस कम किया जाए। देश ने अगर किसी भी देश ने इसे रेटिफाई कर दिया तो जो भी इसके नॉर्म्स हैं उसके बेसिस पे उस देश को कानून बनाना होगा, मतलब ये लीगली बाइंडिंग है। ये अपने प्रकार का पहला लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करता था। इस्तांबुल कन्वेंशन के जो मेंबर्स हैं एज ऑफ मार्च 2019 ये 45 हैं। अब देखिए, अभी तो टर्की ने छोड़ दिया तो ऑब्वियसली नंबर घट गया है। काउंसिल ऑफ यूरोप की बात करते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ के लिए काम करता है। 1949 में बनाया गया, 47 मेंबर स्टेट्स हैं, जो 27 ईयू के मेंबर हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। ध्यान दीजिएगा ये ईयू से अलग है, कई बार कंफ्यूजन होती है, बट ईयू अलग है। हाँ, ऐसा है कि आज तक कोई भी ईयू का मेंबर पहले काउंसिल ऑफ यूरोप का मेंबर बना है फिर ही ईयू का बना है। इसे यूनाइटेड नेशंस में ऑब्जर्वर का भी स्टेटस दिया गया है। फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में है। बोल्ड का फुल फॉर्म है बंबू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। इसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा इनिशिएट किया गया है। ओएसिस का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान है, बीच में कहीं पर पानी होता है, आसपास वेजिटेशन आ जाता है, कई सारे लोग वहां पे बस भी जाते हैं, उसे ओएसिस कहा जाता है। यहां पर हालांकि मतलब यह है कि जो एरिड रीजन है वहां पे हम बंबू का प्लांटेशन करेंगे। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है उसी का एक हिस्सा है। इसके तहत 5000 जो सैपलिंग्स हैं बंबू के, स्पेशल बंबू स्पीसीज के, बंबूसा तुल्दा या फिर बंबूसा पॉलीमोर्फा, उन्हें आसाम से लाया गया और इन्हें प्लांट किया गया। इस तरीके से केवीआईसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अवेल किया है सिंगल लोकेशन पे सिंगल डे में सबसे ज्यादा बंबू सैपलिंग लगाने का। यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज है, भारत में ऐसा पहली बार किया गया है। पहले देखिए राजस्थान के एक गांव में किया गया, अब इसे रिपीट किया जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में, देन लेह लद्दाख रीजन में। सिग्निफिकेंस ये है कि इससे बंबू बेस्ड ग्रीन पैचेस तैयार हो जाएंगे एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में। लैंड का डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। आरबीआई ने अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। ये साल में 2 बार रिलीज की जाती है। ये एक प्रकार का असेसमेंट हमारे सामने रखता है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की एक सब कमेटी करती है। देखते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बढ़िया से काम कर रहा है या नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस किया जाता है जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशन और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो इंडिया से एसोसिएटेड है। इस संबंध में मिलता जुलता एक प्रश्न यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। हालांकि ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में था। कौन प्रिपेयर करता है आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में थे यूरोपियन सेंट्रल बैंक, आईएमएफ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और ओईसीडी। सही जवाब था बी यानी कि आईएमएफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लास्ट आइस एरिया के बारे में है। लास्ट आइस एरिया जो कि आर्कटिक आइस में सिचुएटेड है ग्रीनलैंड के नॉर्थ में। हालांकि ये हिस्सा देखिए कनाडा का है, वो काफी तेजी से मेल्ट कर रहा है, तो वैज्ञानिकों को काफी चिंता हुई। अब ध्यान दीजिए कि इसे नाम दिया गया है लास्ट आइस एरिया। क्यों नाम दिया गया है लास्ट आइस एरिया? क्योंकि जो इवैल्यूएशन किया गया था उसके मुताबिक लगभग 2040 तक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आर्कटिक सर्किल में हमें आइस दिखता है वो पिघल जाएगा। लेकिन जो भी वैज्ञानिक थे उनको उम्मीद ये थी कि ये जो ग्रीनलैंड के नॉर्थ में कनाडा का ये वाला हिस्सा है ये बचा रह जाएगा। उनके हिसाब से ये लास्ट आइस एरिया होगा जो आर्कटिक सर्किल में जो बर्फ मौजूद है उसके पिघल जाने के बावजूद बचा रहेगा, तो इसीलिए नाम दे दिया गया लास्ट आइस एरिया। लेकिन अब वो तो पहले ही पिघला जा रहा है, अब ये दिक्कत की बात है। यहां पे देखिए नॉर्थ ग्रीनलैंड के नॉर्थ में जो एलिसमेर आइलैंड है कैनेडियन टेरिटरी का, नुनावुत में, वहां पे सिचुएटेड है। काफी तेजी से ये पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, चिंता की बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो WWF कनाडा है उन्होंने इसे ये नाम दिया था। पहले उम्मीद ये थी कि अगर ये नहीं पिघलेगा तो आइस डिपेंडेंट स्पीसीज को मदद करेगा क्योंकि आसपास की बर्फ पिघल जाएगी। ये एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पोलर बियर्स हैं वो यहाँ पे सील्स को हंट करते हैं। फर्दर वहां के जो लोकल लोग हैं जिन्हें इनुइट कहा जाता है वो लोग इस पे ट्रेवल करते हैं, हंट करते हैं, तो इन सभी लोगों को इससे नुकसान होगा। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने धर्म सभा 1897 में फॉर्म की। इस्तांबुल कन्वेंशन, ये डोमेस्टिक वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को काउंटर करता है, कॉम्बेट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नीति आयोग रिलीज करता है। बोल्ड, यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। लास्ट आइस एरिया ग्रीनलैंड के नॉर्थ में लोकेटेड है।
बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत। आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।